प्रिय अभ्यर्थियों और जितने भी परीक्षार्थी जो झारखंड सिविल सेवा की परीक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं, विशेषकर मुख्य परीक्षा अर्थात मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आज उनके लिए मैंने इतिहास विषय से संदर्भित कुछ प्रश्न लाया है। तो उसको प्रश्न को ध्यान में रख करके मैं आज आपसे बातें करूंगा और प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैंने एक प्रश्न लाया है और उस प्रश्न की व्याख्या भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आज उस प्रश्न को पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह का प्रश्न हो सकता है। तो जैसा कि गांधीयन मूवमेंट के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न अर्थात गांधीवादी चरण के संदर्भ में या फिर स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उनमें एक प्रश्न ऐसा हो सकता है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में असहयोग आंदोलन की महत्ता की क्या किया जाए, विश्लेषण करें। तो इस प्रश्न को एक बार सुन लिया जाए कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, इसको आप ऐसे लिखेंगे कि चलिए इस प्रश्न के जवाब पर हम लोग आ जाते हैं। और जवाब कुछ इस तरीके से लिखा जाए कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, प्रश्न को मैं लिख दे रहा हूं ताकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो आप सरलता से लिख सकें। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जिसको कहते हैं, असहयोग आंदोलन के महत्व के विवेचना करें या महत्व का विश्लेषण करें। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो प्रश्न तो बिल्कुल सीधा साधा है ना, ये बिल्कुल इसमें कोई फैक्ट की डिमांड की गई है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर इसी प्रश्न का बदला हुआ आकार कुछ ऐसा होगा कि असहयोग आंदोलन की समालोचनात्मक समीक्षा करें। इस प्रश्न का आकार ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी हो, यदि इस तरह के प्रश्न हो तो उसकी व्याख्या में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, ये एक किसी जागरूक परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है। विशेषकर ऐसे परीक्षार्थी जो झारखंड सिविल सेवा परीक्षा अर्थात प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मुख्य बातें जो लिखी जानी चाहिए वो सारगर्भित होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। लेकिन उसे लिखे जाने की कुछ एक अनुशासन है, अर्थात प्रश्नों के जवाब लिखे जाने का एक अनुशासन होता है। तो उस अनुशासन में कुछ मूलभूत बातों का ज्ञान होना चाहिए आपको। जैसे कि मैं बताऊं कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आंदोलन है अर्थात असहयोग आंदोलन की बात चल रही है, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि उसकी एक सांकेतिक पृष्ठभूमि, ये मैं बता रहा हूं ताकि उसी पर आधारित आपका जो प्रश्न होगा, जवाब जो होगा वो आकार लेता पाएगा। पहले तो एक सांकेतिक पृष्ठभूमि आपसे व्याख्या की जाती है कि आप दर्ज करा दें। इसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रारूप क्या था वो भी आपसे अपेक्षा की जाती है, अर्थात असहयोग आंदोलन का जो भी प्रारूप है, असहयोग आंदोलन का जो भी प्रारूप है वो आपसे दर्ज करने की अपेक्षा की जा रही है। असहयोग आंदोलन का प्रारूप ये अर्थात किस तरीके से ये आंदोलन अपने आकार को पाया। तो कुछ बिंदु हैं जिस पर आधारित आपकी व्याख्यान होनी चाहिए, अर्थात उसके बाद एक और इम्पैक्ट जो इस आंदोलन का क्या क्या प्रभाव, आंदोलन का प्रभाव, ये भी एक शीर्षक का हिस्सा होना चाहिए और ये भी आपकी व्याख्या में स्थान पाना चाहिए। आंदोलन का क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो एक तीसरा बिंदु हो गया। इसी तरह से चौथे बिंदु की बात अगर करें हम लोग, तो चौथे बिंदु पर आपकी बात जो होनी चाहिए वो इस पर केंद्रित होनी चाहिए कि इतिहासकारों की राय, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है। इतिहासकारों की, यदि किसी इतिहासकार की विशेष राय इसके संदर्भ में है दर्ज, इतिहासकार की राय इस आंदोलन के संदर्भ में यदि किसी ने दर्ज कराया है तो आपको उसको भी दर्ज करना चाहिए। और अंत में जो 5वें नंबर पर मैं बात करूं, एक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष आपकी व्याख्या का असली सार माना जाता है। तो इसी पर आप अपनी व्याख्या को आकार देते हैं। तो ये वो आधार होते हैं इस तरह के प्रश्नों की व्याख्या करने में। तो जब भी आपके संदर्भ में इस तरह का कोई सेगमेंट आएगा, एक प्रश्न आएगा, तो याद रहे कि जो सारी चीज़ें जो आएंगी वो फैक्ट पर आधारित होंगी, अर्थात उस कालखंड में घटी हुई कुछ घटना और उसका जो सिलसिलेवार इन्फॉर्मेशन है वही आपके प्रश्नों के आकार को
एक नया आकार देगा, या फिर यूँ कहा जाए कि उसको नई नई ब्यूटिफिकेशन वही देगा, ब्यूटीफाई वही करेगा। तो जो जानकारियां हैं उसी को हम लोग दर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्या क्या बातें इसमें दर्ज की जानी चाहिए, इसकी पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए, या इसका इंट्रो कैसा होना चाहिए, उसी को मैं दर्ज करा रहा हूँ। तो देख लिया जाए, जैसा कि प्रश्न है, ये ध्यान से देखा जाए। प्रश्न यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, वही उसी प्रश्न को जिसको मैंने मौखिक रूप से बताया या बोर्ड में लिखकर बताया, उसी प्रश्न को मैंने बोर्ड में लिखा है। और मैं क्या लिख रहा हूँ इस पर कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में असहयोग आंदोलन की महत्ता की विवेचना करें, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन की समालोचनात्मक समीक्षा करें। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो इसके जवाब में किस तरह से आपको लिखना है वो आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आपकी पृष्ठभूमि में वो बातें आनी चाहिए और आप दर्ज करने जा रहे हैं। आपकी व्याख्या अब आकार लेने जा रही है। तो एक जागरूक या फिर एक मैच्योर, या यूं कहें कि एक परिपक्व पाठक की तरह, एक परिपक्व भावी पदाधिकारी की तरह आपकी लेखनी जो है उसी को एक तरह से उसी फ्रेमिंग में सजने चाहिए। शब्दों का चयन, शब्दों का संकलन उसी फ्रेमिंग में सजना चाहिए। तो आप लिखते हैं कि असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं, तो इसके बारे में आपको टू द पॉइंट क्या लिखना चाहिए कि लंबे समय से अंग्रेजी शोषण का दंश झेल रही भारतीय जनता की प्रतिक्रिया वर्ष 1920 ईस्वी में आकर फूटी थी। तो अतीत में जो भी घटनाक्रम रहे होंगे, है ना, हमारे देश में आज़ादी को पाने की दिशा में जो पहल हमारे वयोवृद्ध नेताओं ने किया, उनकी ओर से पहल के बाद, है ना, क्रमवार कई तरह की क्रमिक घटनाएं घटी। उसमें यहाँ बात आकर के शुरू होती है कि वर्ष 1920 ईस्वी में आकर फूटी, शोषण का दंश झेल रही थी हमारे देश की जनता। तो एक तरह से रिएक्शन जो हुआ, उसका प्राइमरी रिएक्शन जो है, मेजर रिएक्शन के मेजर ब्लो के रूप में कहा जाए, तो 1920 ईस्वी में देखने को मिला। और इस दौरान गांधी जी के नेतृत्व में लगभग संपूर्ण भारत में एक तरह से व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया था। यह अलग बात है कि इससे पहले छोटी छोटी घटनाएं यत्र तत्र हुआ करती थीं, लेकिन उसका आकार सीमित दायरे तक होता था, या तो जनजातीय संघर्ष के रूप में, या जनजातीय आंदोलन के रूप में, या भी क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में। लेकिन यहाँ तक आकर के वो व्यापक आकार अर्थात राष्ट्रव्यापी आकार लेना शुरू हो गया था। इसलिए उस तारीख को, उस वर्ष को 1920 से दर्ज किया जाए। तो आप उन्हीं चीज़ों को लिख रहे हैं। एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में उठ खड़ा हुआ, और इसमें उसी बातों को मैं लिख रहा हूं कि इसमें उठ खड़ा हुआ, इसमें भारतीय समाज की विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी रही। जो पार्टिसिपेशन जो रहा, सबसे बड़ी बात है कि उस दरमियान जो पार्टिसिपेशन रहा, उसमें कमोवेश हर एक वो कुनबा जो राष्ट्र के आज़ादी के लिए बेचैन था, वो हर एक की एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिली। वही मैंने कहा कि यही वो ऐसी गैदरिंग थी 1920 की घटनाक्रम, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी दिखी, और इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक तरह से अहिंसक सहयोग की भावना को प्रदर्शित किया। ये आगाज था ब्रिटिश के खिलाफ प्रतिकार करने का, और वो एक किस फॉर्मेट में था, अहिंसक सहयोग की भावना का प्रदर्शन के रूप में था। ठीक है, उसी को आगे करने के लिए आपको मैं ले चलता हूं कि कौन सी बातें इसमें लिखी जानी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बोर्ड में साफ साफ दिख रही होंगी। इससे संबंधित जानकारियों का PDF हमारे संस्थान की ओर से बच्चों तक प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लिखें कि हिस्सेदारी, इससे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन का प्रदर्शन किया। इसी आंदोलन को भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी मूवमेंट को, जो 1920 ईस्वी में घटित होता है, उसको नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन के रूप में जानते हैं। आगे मैं आपको ले चलता हूं असहयोग आंदोलन के बारे में। अब थोड़ा सा विस्तार उस पर जाने की आवश्यकता है, ताकि परीक्षक को जो आपके कॉपी का मूल्यांकन करने के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि शब्दों को चयन और शब्दों को सजाने का कौशल आपके अंदर कितना विकसित है। तो आप लिखते हैं कि असहयोग आंदोलन
1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। हालांकि सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे सभी नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन, गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसका विरोध किया था। तो जिस तरह से समाज में सभी तरह के विचारधारा के लोग होते हैं, उस वक्त गांधीयन मूवमेंट या गांधी जी के अपने विचारधारा के खिलाफ भी कुछ ऐसे विचारधारा वजूद में थे जिनको गांधी जी के असहयोग आंदोलन की जो क्रियाकलाप थे वे नाखुश थे। तो उस तरह के शख्सियतों में यहाँ एनी बेसेंट का नाम जुड़ना चाहिए, चित्तरंजन दास का नाम जुड़ना चाहिए, मोतीलाल नेहरू का नाम जुड़ना चाहिए। इस तरह के लोगों ने हालांकि गांधी जी के द्वारा किए गए इस पहल का विरोध किया था। ठीक है, फिर भी असहयोग आंदोलन कैसे मील का पत्थर साबित होता है उसको इस प्रश्नों के जरिए बताने की कोशिश की गई। ठीक है, कांग्रेस, उसके बाद मैं क्या लिखता हूं कि कांग्रेस के ये नेता जो कि जिनका नाम मैंने लिया ये कांग्रेस के नेता थे। तो कांग्रेस के नेता विद्यालयों, महाविद्यालय एवं काउंसिलों का बहिष्कार करने के विरुद्ध थे। तथापि गांधी जी ने अपनी प्रगतिशील, अहिंसक और असहयोग नीति के कारण, तो यहाँ देख लीजिएगा कि गांधी जी के सोच विचार और उन दूसरे अन्य नेताओं की जो आइडियोलॉजी थी उनसे कितने डिफरेंट थे। तो गांधी जी के ये नेता जरूर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और एवं काउंसिलों का बहिष्कार करने के विरुद्ध थे। फिर भी गांधी जी ने अपनी प्रगतिशील, अहिंसक और असहयोग नीति को मनवाने में एक तरह से सफल रहे। तो गांधी जी का कोई तो एक ऑरा रहा होगा, उनके व्यक्तित्व का कोई एक ऐसा चमत्कारिक स्वरूप जरूर रहा होगा कि अपने विचारधारा से अलग थलग रहने वाले शख्सियतों को भी अपने व्यक्तित्व के उस पहचान से वो अपने तरीके से उन्हें अपने साथ लेने में सक्षम हो सके। तो वही मैंने कहा कि प्रगति से अहिंसक और असहयोग नीति को मनवाने में वो सफल रहे थे। आगे आपकी बात जुड़नी चाहिए कि गांधी जी ने अपने इस आंदोलन को अर्थात असहयोग आंदोलन की बात हो रही है, उन्होंने उसे एक नाम दिया और उन्होंने नाम दिया शांतिपूर्ण तख्तापलट। उन्होंने इसका कहा कि हमारे द्वारा किया गया ये जो आंदोलन है ये शांतिपूर्ण तख्तापलट की संज्ञा दी थी और देशवासियों में सरकार के प्रत्येक कानून का पालन न करने की अपील की। तो एक तरह से गांधी जी का ये जो प्रयास था कि अंग्रेजों के जितने भी कानून हम पर इम्पोज किए गए हैं, जरूरी नहीं है कि सबका अनुपालन किया जाए, कहीं कहीं उसमें आपको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। तो ये पहल करने की भी आवश्यकता थी, है ना, कि प्रत्येक कानून का पालन करने की अपील, ना करने की अपील की। तो गांधी जी के द्वारा एक तरह से कहा जाए कि एक ब्लो था अंग्रेजों के खिलाफ किया जाने। अब उसके प्रतिकार में क्या होता है वो सारी बातें इस व्याख्यान से दर्ज है, इस प्रश्न के जवाब से दर्ज है, तो आप थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें बोर्ड पर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि इस आंदोलन के जरिए तिलक कोष में 1 करोड़ रुपए की धनराशि भी जमा करना चाहते थे। तो गांधी जी का ये भी प्रयास रहा था कि जो आंदोलन की गतिविधियां जो संचालित होंगी उसमें धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। तो उसी दरमियान बाल गंगाधर तिलक के कोष में, उनके स्मृति में तिलक कोष का गठन हुआ था। तो तिलक कोष में उन्होंने जो टारगेट किया था ये एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए की धनराशि जमा करना चाहते थे ताकि आगे के दिनों में असहयोग आंदोलन का खर्चा चलाया जा सके। ठीक है, और साथ ही वे 1 करोड़ रुपया स्वयं सेवकों का एक ऐसा समूह बनाना चाहते थे। 1 करोड़ स्वयं सेवकों का, एक तरफ 1 करोड़ की राशि भी जमा हो जानी चाहिए, दूसरा तरफ इस आंदोलन को गति देने के साथ साथ 1 करोड़ स्वयंसेवकों का भी एक ऐसा समूह बनाना चाहते थे जो सामाजिक, शैक्षणिक, वैधिक रूप से या यूँ कहा जाए, है ना, और आर्थिक स्तर पर अनेक प्रकार का सहयोग दे सके। तो गांधी जी की जो विचारधारा थी असहयोग आंदोलन को प्रखर बनाने की दिशा में, उसमें ये समानांतर प्रयास गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब उसका रिजल्ट क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। वो चाहते थे जो कि सामाजिक और विधिक, वही मैंने कहा कि जो सामाजिक, विधिक और आर्थिक स्तर पर अनेक प्रकार के बहिष्कार कार्यक्रमों को चला सके। अब आगे लिखनी चाहिए बात कि इस आंदोलन का प्रारंभिक सफलता यह मिली कि ये देखिए उसकी प्राइमरी जो अचीवमेंट्स थी इस आंदोलन का, उससे वो काफ़ी उत्साहित भी हुए। प्रारंभिक सफलता यह मिली कि तिलक कोष में लक्ष्य से अधिक धनराशि जमा हो गई। जो तिलक की स्मृति में, बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में जो कोष गठित हुआ उसमें जो अपेक्षित राशि थी उससे अधिक राशि कलेक्ट हो गई।
और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और यूं कहा जाए राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी जैसे अन्य नेताओं की भी अब सक्रिय भागीदारी दिखनी शुरू हो गई। ठीक है ना। तो उनकी भागीदारी का पैमाना ये था कि ये सारे शख्सियत जो उस समय के लीजेंड माने जाते थे, राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजगोपालाचारी हो गए, इन सभी ने, ये नामी गिरामी वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। अब उनकी ओर से भी पहल हो जाती है और इससे प्रेरित होकर के देश के विभिन्न भागों में अदालतों का भी बहिष्कार किया जाने लगा। तो असहयोग आंदोलन अपने चरणबद्ध प्रगति के क्रम में गांधी जी के अपने विचारधारा के कारण किस तरीके से विस्तार पा रही है, उसकी क्रमिक व्याख्या आपको दर्ज करानी है परीक्षा में। तो अदालतों का बहिष्कार किया गया। इसके बाद आप लिखते हैं, विद्यार्थियों ने भी अंग्रेजों के द्वारा संचालित महाविद्यालयों एवं विद्यालयों का बहिष्कार किया। तो कुल मिलाकर के अब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है सो वो रिएक्शन देखना शुरू हो गया था कि अंग्रेजों के विद्यार्थियों के द्वारा भी अंग्रेजों द्वारा संचालित महाविद्यालय और विद्यालयों का बहिष्कार किया जाने लगा। इतना ही नहीं, विदेशी वस्त्रों एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का बहिष्कार भी किया जाने लगा। इसी दरमियान काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया जैसी स्वदेशी संस्थाएं भी वजूद में आई थी। तो ये देखिए आप पहल जो हुआ उस वक्त कि उस दरमियान काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी स्वदेशी संस्था भी स्थापित हुई। इस तरह से देखा जाए, आप आगे अपनी रफ्तार को कायम रखते हुए लिखते हैं कि इस तरह एक वर्ष में ही असहयोग आंदोलन ने एक तरह से चमत्कारिक प्रगति होती है और एक वर्ष में ही असहयोग आंदोलन ने सारे भारत में जनजागृति पैदा कर दी थी। तो जैसा कि प्रश्न था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन के महत्व की समीक्षा प्रस्तुत करें, तो आप उसके संदर्भ में ये सारी बातों को लिखने की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आंदोलन ने सारे भारत में जनजागृति पैदा कर दी, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी इस काल को स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। तो बहुत सारे आंदोलन चले होंगे उस स्वतंत्रता काल संग्राम के कालखंड में। उसमें असहयोग आंदोलन के दरमियान ये जो कालखंड रहा, इस टाइम फ्रेम को कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम के एकता का स्वर्णिम काल माना जा सकता है। ठीक है, आगे आप लिखते हैं इस दिशा में कि नीतिकारों का यह मानना है, उस समय जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो नीतिकार थे, उनका यह मानना था कि यदि चौरी चौरा, एक संदर्भ आता है यहाँ पर जिसके कारण ये आंदोलन जो है सो अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त होता है, उसको यहाँ दर्ज करना आवश्यक है। तो नीतिकारों का यह मानना है नीतिकारों का यह मानना है कि यदि चौरी चौरा में उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाने में जला करके पुलिस वालों को जिंदा जलाने जैसी अहिंसक घटना से दुखी होकर यदि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो यही वो घटनाक्रम था जब ये आंदोलन अपने विस्तार पाने की दिशा में राष्ट्र स्तर पर व्यापकता को पा चुका था। लेकिन चौरी चौरा नामक स्थान पर जो घटना घटी थी, विभत्स घटना घटी थी, उससे गांधी जी को इस आंदोलन से एक तरह से क्या लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा। ठीक है, गांधी दुखी होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से कहा जाए कि एक तरह से वापस कर लिया। ठीक है, वापस कर लिया। तो उसी को मैं बता रहा हूँ, उस आंदोलन के वापस ना लिया होता तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के इतिहास में की तस्वीर कुछ और होती। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बहुत शानदार आगाज हुआ था, व्यापक सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था, के बावजूद भी एक छोटी सी घटना ने गांधी जी को झकझोर दिया और गांधी जी को उस आंदोलन से एक तरह से विड्रॉ करना पड़ा, उससे उनको शिथिलता लानी पड़ी। तो आगे आप उसी दिशा में कह रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार कहा जाए तो असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, आप यहाँ लिखते हैं कि इस तरह से अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करने से पहले असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही क्या हो गया, है ना, लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप इस जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके आधार पर स्थिति के स्थगन आदेश के कारण भारत लाभान्वित न हो सका। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यही स्थिति उत्पन्न हुई कि जो इस आंदोलन का जो स्थगन का आदेश महात्मा गांधी के द्वारा हुआ, उसमें भारत लाभान्वित न हो सका, बल्कि गांधी जी के इस आदेश से, गांधी जी के आदेश का परिणाम क्या हुआ वो आपको जानने की जरूरत है। तो गांधी जी के इस आदेश के परिणाम स्वरूप सरकार
जो अब तक उन्हें गिरफ्तार करने का साहस ना कर सकी थी, चूँकि उनका व्यक्तित्व इतना प्रखर था और उतने राष्ट्रीय स्तर पर वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे, तो चूँकि वो विड्रॉ कर चुके थे, इसलिए अब अंग्रेज़ों को बल मिल गया ताकि उनको अरेस्ट किया जा सके। तो उन्होंने इस कृत्य को अंजाम भी दिया। तो गांधी जी के इस आदेश से सरकार को अब तक उन्हें गिरफ्तार करने का साहस ना कर सकी थी, वो अचानक अब वो सरकार, अंग्रेजी सरकार क्या हो जाती है, बलशाली हो जाती है। और इस आंदोलन में यदि अगर इनके कारणों में, अर्थात इस आंदोलन के असफल होने के कारणों पर और दृष्टि डालते हैं तो एक और कारण समझ में आता है, वहाँ भी आपको इसका भी ब्यौरा आपको समक्ष दर्ज करना चाहिए। तो इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को सम्मिलित करना भी संभवतः गांधी जी की भूल मानी जाएगी। तो यदि उसको देखेंगे तो खिलाफत आंदोलन को भी सम्मिलित करना गांधी जी की भूल मानी जाएगी, क्योंकि इन दोनों आंदोलन की प्रकृति में भिन्नता थी। तो गांधी जी के द्वारा उस वक्त यूँ कहा जाए कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ ले चलने की जो उनकी मानसिकता थी, उसका जो दुष्परिणाम देखने को मिला विचारधाराओं के कारण, उसमें क्या हो गया कि आंदोलन की प्रकृति भिन्नता होने के कारण, वो भिन्नता भी कारण इसलिए थी क्योंकि एक जो आंदोलन था वो पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन था, तो दूसरा जो था सो धार्मिक आंदोलन था। तो ऐसी स्थिति में उनको वो भी उनके प्रतिकार का कारण बना। तो इस कहा जाए कि असहयोग आंदोलन के अनेक लाभ भी हुए। अगर इसके लाभों पर दृष्टिपात करते हैं तो ये भी जानने की आवश्यकता है कि असहयोग आंदोलन यदि हुआ तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा, तो उसको देखने की ज़रूरत है। तो असहयोग आंदोलन के अनेक लाभ भी हुए। तो पहली बार क्या हुआ, इस आंदोलन का जरिया क्या बना कि पहली बार इस आंदोलन का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि कांग्रेस ने प्रार्थना पत्रों के स्थान पर एक कठोर कदम उठाना शुरू किया और जनसमूह का नेतृत्व करने वाली संस्था बन गई। इसका मतलब यह हो गया कि इसके पूर्व कांग्रेस की जो गतिविधियां थी, कांग्रेस की जो कार्यशैली थी, अब वो कार्यशैली में बदलाव आ जाता है। अब कांग्रेस अपने एक्शन मोड में आ जाती है, एग्रेसिव मोड में आ जाती है। उसी को मैंने बताया कि कांग्रेस ने प्रार्थना पत्रों के स्थान पर अब एक कठोर कदम उठाने का या फिर जनसमूह का नेतृत्व करने वाली संस्था के रूप में दिखाई देने लगी। तो ये सारी बातें इसी आंदोलन से जुड़ती हैं। ये किसी भी ये फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट की बातें बता रहा हूँ। और इस आंदोलन का एक प्रमुख विशेषता यह भी था, अगर विशेषताओं की बात चली है तो यह भी था कि यह आंदोलन मात्र सीमित रहने वाला आंदोलन ना था। अब वो आंदोलन किसी नए आंदोलन का सूत्रपात करने की तैयारी में था। अब उसका दायरा व्यापक होने चला था। तो इस आंदोलन के प्रभाव को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सीमित शब्दों में आपकी व्याख्या इतनी सुगठित होनी चाहिए कि पाठक को या परीक्षक को ऐसा लगे कि हाँ, संबंधित बातें शानदार तरीके से दर्ज की गई हैं। तो यह आम जनता का आंदोलन बन गया था। तो यही वो आंदोलन था जो आम जनता का आंदोलन के रूप में जाना गया, जिसने पहली बार ब्रिटिश भारत सरकार को चिंता में डाल दिया। तो इससे पूर्व ब्रिटिश भारत को या ब्रिटिश को यह लगता था कि यहाँ के लोगों के बीच में एकजुटता जो है वो बिखरी सी हो सकती है या उसे बिखेरा जा सकता है। लेकिन असहयोग आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन था जो उस बिखरी हुई एकता को एकजुटता लाने का एक तरह से पहल किया, जिसके कारण अंग्रेजों की नींद उड़ गई, तो उन्हें चिंता में डाल दिया। इस संदर्भ में मैं किसी इतिहासकार की राय यहाँ दर्ज कराना चाहूँगा, जो आप भी उसको दर्ज करेंगे कि कोपलैंड ने इस संदर्भ में, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है, आपको भी परीक्षा में ये दर्ज करना चाहिए। तो कोपलैंड ने लिखा था कि गांधी जी ने अपने आंदोलन को क्रांतिकारी बनाने के साथ साथ लोकप्रिय भी बना दिया। और अभी तक यह आंदोलन जो कि नगरों तक सीमित था, अब वो ग्रामीण जनता तक भी पहुंच गया। तो ये कोपलैंड का कथन है कि गांधीयन मूवमेंट के द्वारा या गांधी जी के द्वारा सृजित ये असहयोग आंदोलन का दायरा अब नगरीय दायरे को पार करके उस परिधि को लांघ करके ग्रामीण जनता तक भी पहुंच चुका था। और ये सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के व्यक्तित्व का परिणति थी। तो गांधी जी के व्यक्तित्व ने, कहा जाए तो भारत के ग्रामों में जागृति उत्पन्न कर दी। ये कथन कोपलैंड के द्वारा है, जो इतिहासकार के रूप में आपको इनकी राय को रखने की आवश्यकता है। तो कहा जाए अब इसके बारे में, अब मैं इसको अगर समाहित करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, तो कह सकते हैं आप कि इस देशव्यापी आंदोलन ने, एक तरह से निष्कर्ष की बात हो रही है अब, तो इस देशव्यापी आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता अब और अत्याचार नहीं करेगी, और अत्याचार नहीं सहन करेगी।
इस देशव्यापी आंदोलन ने इस तरह से कहा जाए सिद्ध कर दिया कि जनता अब और अत्याचार सहन नहीं कर सकती। इस प्रकार गांधी जी के इस आंदोलन के द्वारा भारत की जनता को स्वराज प्राप्ति के लिए क्या क्या मिला, एक तरह से एक सूत्र बांधने में एक तरह से ये काफ़ी मजबूती प्रदान किया ये इस आंदोलन ने। तो इस आंदोलन की खासियत कमोबेश यही थी जो मैंने दर्शाने की कोशिश की। तो सरलतम तरीके से इस प्रश्न की व्याख्या को आप तक रखने की कोशिश में मैंने ये बताना शुरू किया है, बताने की कोशिश की कि यदि इसको ध्यान में रख करके एक शॉर्ट नोट्स पूछा जाए तो आप इस पर सहजता से अपनी व्याख्यान दर्ज करा सकते हैं। चूँकि ऐतिहासिक साक्ष्यों को, ऐतिहासिक पक्षों को दर्ज करना है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ अतिरिक्त बातें जोड़नी चाहिए। हाँ, यदि यह प्रश्न दीर्घोत्तरीय आकार लेता हुआ दिखाई दे तो आपको इसमें असहयोग आंदोलन के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुलनात्मक या फिर उसकी भी समीक्षा, समालोचनात्मक समीक्षा मांगी जाएगी, तब यह प्रश्न दीर्घोत्तरीय आकार लेता हुआ दिखाई देगा। तो यदि ऐसी स्थिति में शॉर्ट नोट्स के जरिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हों तो आपकी व्याख्या इतने शब्दों में सिमट जाए और वो एक तरह से बिल्कुल कंक्रीट इन्फॉर्मेशन हो, तो परीक्षक को लगेगा कि काम की बातें सीमित शब्दों में दर्ज करा दी गई हैं। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि इस प्रश्न को आकार देते हुए मैंने आपको जानकारी को पहुंचाया। तो आज के इस सत्र में मैंने कोशिश किया कि इतिहास के इस पन्ने से एक प्रश्न आप तक पहुंचे और उसकी व्याख्या आप तक पहुंची। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये व्याख्या आप तक पसंद आई होगी। यदि आपको ये सत्र आज का पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। बहुत जल्दी इसी तरह से नवीनतम विषयों के साथ मैं अलग अलग विषयों पर, उनके उपविषयों पर और सिलेबस में दर्ज जो भी सूचनाएं हैं उन पर आपको जानकारियां साझा करने का प्रयास करूंगा, ताकि परीक्षा में बेहतरीन प्रस्तुति के साथ अपने आप को कामयाब प्रशासक के रूप के उस पहल पर, अपने उस मानदंड पर आप खरा उतर सके। तो बहुत जल्दी हमारी मुलाकात फिर होती है। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद।